आज हम एक ऐसे साइबर फ्रॉड मामले पर बात कर रहे हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी जासूसी कहानी जैसा है। हाँ बिल्कुल, काफी चौंकाने वाला मामला है ये। सोचिए, अमेरिका के एरिजोना की एक महिला, वो उत्तर कोरिया के आईटी कर्मचारियों की मदद कर रही थी। और मदद भी किस लिए? अमेरिकी कंपनियों को धोखा देने में। हमारे पास इस पर एक डिटेल लेख भी है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस पूरी साजिश को समझें। ये कैसे काम करती थी, कितना बड़ा स्केल था इसका, और इसके पीछे के असल मायने क्या हैं। सही बात है। ये जानना वाकई हैरान करता है कि कैसे एक 50 साल की महिला इतने बड़े एक अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी रैकेट का सेंटर पॉइंट बन गई, जिसमें करोड़ों रुपए विदेश भेजे गए। हाँ, करोड़ों रुपए। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। तो मामला जुड़ा है क्रिस्टीना मैरी चैपमैन से। एरिजोना की रहने वाली हैं और उन्हें सजा हुई है हाल ही में 102 महीने की। यानी 8 साल से भी ज्यादा, काफी लंबी सजा। बिल्कुल। और उनका जुर्म, अपने घर पर एक सीक्रेट लैपटॉप फार्म चलाना। हाँ, ये लैपटॉप फार्म शब्द थोड़ा अजीब है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि उन्होंने अपने घर पे बहुत सारे लैपटॉप जमा कर रखे थे। अच्छा। और इन लैपटॉप्स का रिमोट एक्सेस, मतलब दूर बैठे कंट्रोल, उत्तर कोरियाई आईटी कर्मचारियों को दे रखा था। ओह। और इन्हीं लैपटॉप्स के जरिए वो लोग, मतलब वो उत्तर कोरियाई कर्मचारी, खुद को अमेरिका आधारित कर्मचारी बता रहे थे। और 300 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों तक पहुंच बना ली उन्होंने। हाँ जी हाँ, 300 से ज्यादा। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। वाकई। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे, उनका कहना है कि इस पूरी स्कीम से करीब 142 करोड़ रुपए, 17 मिलियन डॉलर्स, हाँ, 17 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम विदेश भेजी गई, और इसमें उत्तर कोरिया भी शामिल है। चैपमैन ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था पिछले साल फरवरी में। वायर फ्रॉड, पहचान की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, सब मान लिया। लेकिन ये सब किया कैसे गया? तरीका क्या था इनका? तरीका बड़ा, क्या कहते हैं, शातिर था। चैपमैन ने अमेरिकी कंपनियों से रिमोट कर्मचारियों के लिए करीब 49 लैपटॉप और डिवाइस लिए। अच्छा, कंपनियों से ही? हाँ, और फिर उन्हें विदेश भेज दिया। कुछ तो चीन भेजे गए, ऐसे शहर में जो उत्तर कोरिया की सीमा से लगता है, ताकि वहां से ऑपरेट करना आसान हो। बिल्कुल। इन्हीं डिवाइस का इस्तेमाल करके वो नकली अमेरिकी कर्मचारी बनकर काम कर रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कम से कम 68 असली अमेरिकियों की पहचान चुराई। 68 लोगों की पहचान? हाँ, और उनके नाम पर पेरोल चेक भी जाली बनाए। फिर जो पैसा आया धोखाधड़ी से, उसे ऐसे घुमाया फिराया, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की, कि असली सोर्स का पता ही ना चले। पूरी कोशिश की गई कि सब कुछ छुपा रहे। एग्जैक्टली। और तो और, इस फ्रॉड को और असली दिखाने के लिए इस कमाई की जानकारी अमेरिकी टैक्स और सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों को भी दी गई। जैसे कि ये बिल्कुल लीगल इनकम हो। हाँ, जैसे असली कर्मचारियों की वैध आय हो। तभी तो जब पिछले साल अक्टूबर में एफबीआई और आईआरएस ने छापा मारा, विदेश विभाग की मदद से। हाँ, उनकी मदद से, तो उसके घर से 90 से ज्यादा लैपटॉप मिले। 90 से ज्यादा? ये दिखाता है कि ऑपरेशन कितना बड़ा था। तो ये सिर्फ पैसों की चोरी या फ्रॉड का मामला नहीं है, इसका कुछ और गहरा है। हाँ, अमेरिकी अधिकारियों का तो यही कहना है कि इस तरह की योजनाओं से जो पैसा कमाया जाता है, वो उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रमों को फंड करने में इस्तेमाल हो सकता है। ओह, तो ये तो सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई पर्सनल फायदा का खेल नहीं है। इसके पीछे एक स्टेट एक्टर, मतलब एक देश का हाथ हो सकता है। और ये तरीका भी देखिए, अब सिर्फ हैकिंग नहीं, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग और स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करके सिस्टम में घुसपैठ की जा रही है। हाँ, और लेख में ये भी बताया गया है कि इन उत्तर कोरियाई आईटी कर्मचारियों ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी निशाना बनाया। बिल्कुल, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ। उन्होंने नौकरी पाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी हेरफेर करके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लिए। बहुत चालाकी से। इसी वजह से अब एफबीआई और विदेश विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं कंपनियों के लिए। हाँ, एचआर डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी टीमों के लिए जी कहा गया है कि पहचान का वेरिफिकेशन और पुख्ता करें। पिछले काम का अनुभव वगैरह भी ठीक से जांचें। बिल्कुल, और वर्चुअल इंटरव्यू पे ज्यादा ध्यान दें। जैसे वीडियो कॉल में कुछ अजीब लगे या शक हो कि कहीं एआई से बनी नकली प्रोफाइल तो नहीं। हाँ, ये आजकल बहुत हो रहा है। सही कहा। तो कोशिश यही है कि ये जो रिमोट वर्क का नया सिस्टम है, इसका गलत फायदा ना उठाया जा सके। सही है। तो देखा जाए तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि ये एक बहुत ही पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी थी। इसमें पहचान की चोरी हुई, रिमोट वर्क के सिस्टम का गलत इस्तेमाल हुआ, और इसका सीधा कनेक्शन उत्तर कोरिया के लिए पैसा जुटाने से था।
ये केस दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के गलत काम भी कितने बड़े भू राजनीतिक असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। वाकई ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे अब रिमोट वर्क हमारी जिंदगी का, हमारे काम का इतना अहम हिस्सा बन गया है, इसमें और कौन सी ऐसी कमजोरियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। सही सवाल है। और व्यक्ति हो या कंपनियां, वो इस तरह के इतने शातिन और शायद राज्य समर्थित धोखे से खुद को असल में कैसे बचा सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिन पर वाकई सोचने की जरूरत है। आगे चलकर ये और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।